आज हम बात करेंगे सार्कोइडोसिस के बारे में। तो सार्कोइडोसिस जो है एक बड़ी अनकॉमन बीमारी है जिसके अंदर आपके जो मेन ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो लंग्स होता है। लंग्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आने लग जाती है, उसके अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनका साइज बड़े होने लग जाता है और लंग की जो पेरेन्काइमा होती है, जो लंग की बनावट होती है, उसके अंदर फाइब्रोसिस शुरू होने लग जाती है और इसी कारण की वजह से आपको खांसी रहने लग जाती है जो सूखी होती है और ज़्यादा लंग्स इन्वॉल्व होते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, थोड़ा चलते हैं तो थकान होने लग जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं सार्कोइडोसिस के होते हैं। अब सार्कोइडोसिस जो है वो लंग्स को तो इफेक्ट करता ही है, साथ ही साथ वो और किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है। अगर मैं ऊपर से शुरू करूँ तो ब्रेन के अंदर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, जिसके अंदर आपका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो पीछे वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो जिसे हम न्यूरोसार्कोइडोसिस बोलते हैं। बाकी जो है ये स्किन की इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, स्किन के अंदर मोटी मोटी गांठें बन सकती हैं, नोड्यूल्स बन सकते हैं, तो सारे सार्कोइडोसिस की वजह से हो सकते हैं। सार्कोइडोसिस में जॉइंट पेन्स भी हो सकते हैं जो मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकता है, या तो फिर आपका एक जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है। और ये जो आपकी नसें होती हैं, जो भारी नसें होती हैं जो हाथों और पैरों को सप्लाई करती हैं, उसके अंदर ये पेरिफेरल न्यूरोपैथीज करा सकता है। और साथ ही साथ ये बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है तो हाइपरकैल्सीमिया होने लग जाता है। विटामिन डी का लेवल भी बढ़ा सकता है जिससे कि हाइपरविटामिनोसिस डी होने लग जाता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो सार्कोइडोसिस के होते हैं। एंड सार्कोइडोसिस का जो सबसे बड़ा जो मिमिक होता है, जो बीमारी जो इसको मिमिक करती है, वो होती है टीबी, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बहुत कॉमन बीमारी है हमारे देश के अंदर। तो ट्यूबरकुलोसिस की जो पिक्चर होती है वो भी सार्कोइड की तरह ही प्रेजेंट करती है। तो इसके डायग्नोसिस की बात करें तो पेशेंट को जो है सबसे पहले जो अगर सार्कोइड का शक होता है तो उसके अंदर पेशेंट को सबसे पहले उसका छाती का एक्सरे कराया जाता है। टीबी के लिए मॉन्टू का टेस्ट कराया जाता है, जो एक स्किन टेस्ट होता है। ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के लेवल्स, कैल्शियम के लेवल्स कराए जाते हैं। और कई बार सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है, छाती के सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है, जिसमें गांठें मोटी मोटी जो होती हैं, लिम्फ नोड्स जो होते हैं मोटे मोटे दिख जाते हैं। और फिर कई बार हमको जो है ब्रोंकोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। ब्रोंकोस्कोपी के साथ हम जो है उन टुकड़ों, जो गांठें होती हैं उससे छोटा टुकड़ा ले लेते हैं और उससे हम देख सकते हैं कि वो टीबी की वजह से गांठें हो रही हैं या सार्कोइड की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो इसके और कई बार हमको लंग्स के लिए जो है कितनी इन्वॉल्व हो रही है तो पीएफटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पीएफटी के बेसिस पे हम मॉनिटरिंग करते हैं कि दवाई कितनी देनी है, कितनी देर तक देनी है और कैसे देनी है। अगर पीएफटी के अंदर आपका जो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, एफईसी वैल्यूज कम हो रही है, तो हमको दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी पड़ती है। इंप्रूवमेंट होती है तो दवाइयों के डोजेस भी कम कर सकते हैं। अब इसके अंदर दवाइयों की बात करें, शुरुआत में हमको स्टीरॉइड्स का यूज़ करना पड़ता है और बाकी दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे कि एजाथाइप्रिन हो गया, माइकोफिनोलेट मोफेटिल हो गया, फोलिट्रैक्स हो गया, लेफ्टोनोमाइड हो गया, टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स हो गए, तो इन सब का यूज़ किया जाता है। तो सार्कोइड एक बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम है। 50-60% के अंदर ये अपने आप ठीक हो जाती है, 40% के अंदर ये लंबी चल सकती है, जिसके लिए आपको लाइफ टाइम की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू सो मच।